कहते हैं कि देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, पर ये जो देने वाला है वही ईश्वर की ओर इशारा कर रहा है। पर आपको पता है क्या कि अगर कोई भूत भी अति प्रसन्न हो जाए तो वह भी मालदार बना देता है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसे भूत की जिसने एक घूम घूम कर मूंगफली और गुड़धनिया, गुड़ और मुरमुरे चावल के भुजे से बना बहुत छोटा छोटा लड्डू के आकार की खाने की वस्तु बेचने वाले पर इतना प्रसन्न हुआ कि उसे मालदार बना दिया। आखिर क्यों और कैसे, आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं ताकि इन रहस्यों पर से पर्दा उठ सके। हाँ, एक बात और, इस कहानी को आगे बढ़ाने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कहानी में कितनी सत्यता है यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यह कहानी भी मैं अपने गांव जवार में सुनी है और गंवई जनता की माने तो इस घटना को घटे लगभग 70-80 साल हो गए होंगे। पहले गाँवों में कुछ बनिया फेरी करने आते थे, आज भी आते हैं पर कम मात्रा में। कोई छोटी मोटी खाने की चीजें बेचता था तो कोई श्रृंगार के सामान या धनिया मसाला आदि। ये लोग एक दूरी एक पात्र में इन सामानों को रखकर गांव गांव घूमकर बेचते थे। आज तो जमाना बदल गया है और गांवों में भी कई सारी दुकानें खुल गई हैं और अगर कोई बाहर से बेचने भी आता है तो ठेले पर सामान लेकर या साइकिल आदि पर बर्फ, आइसक्रीम आदि लेकर। हाँ, तो ये कहानी एक ऐसे ही बनिए से संबंध रखती है जो गाँव गाँव घूमकर मूंगफली, गुड़धनिया, मसलपट्टी आदि बेचता था। इस बनिए का नाम रामधन था। रामधन सूनी पगडंडियों, बड़े बड़े बगीचों आदि से होकर एक गांव से दूसरे गांव जाता था। रामधन रोज सुबह सुबह मूंगफली, गुड़धनिया आदि अपने दूरी पात्र में रखता और किसी दूसरे गांव में निकल जाता। एक गांव से दूसरे गांव होते हुए मूंगफली, गुड़धनिया बेचते हुए वह तिगरिया या कभी कभी शाम को अपने गांव वापस आता। जब वह अपनी दूरी उठाए चलता और बीच बीच में बोला करता, ले गुड़धनिया, ले मूंगफली, ले मसलपट्टी, दांत में सट्टी, लड़का बच्चा खाए सयान हो जाए, बूढ़ खाए खाएगा जवान हो जाए। उसकी इतनी बात सुनते ही बच्चे अपन अपने घर की ओर भागते हुए ये चिल्लाते थे कि मसलपट्टी वाला आया, मूंगफली वाला आया। और इसके साथ ही वे अपने घर में घुसकर छोटी छोटी डलिया में या फाड़ आदि में धान, गेहूं आदि लेकर आते थे और मूंगफली, गुड़धनिया आदि खरीद कर खाते थे। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय। लू इतनी तेज चल रही थी कि लोग अपने घरों में ही दुबके थे। इसी समय रामधन अपने सिर पर दूरी उठाए हमारे गांव से पास के गांव में खेतों में से होकर चला। कहीं कहीं तो इन मैंडों के दोनों तरफ दो दो बिघा केवल गन्ने के ही खेत रहते थे और अकेले इन मेड़ों से गुजरने में बहुत डर लगता था। कमजोर दिल आदमी तो अकेले या खर दोपहरिया या शाम को इन मैंडों से गुजरना क्या उधर जाने की सोचकर ही धोती गीली कर देता था। हमारे गांव से वह पास के जिस गांव में जा रहा था उसकी दूरी लगभग 1 कोस 3 किलोमीटर है और बीच में एक बड़ी बारी बगीचा, इसे हम लोग आज भी बड़की बारी के नाम से पुकारते हैं, भी पड़ती थी। यह बारी इतनी घनी थी कि दोपहर में भी इसमें अंधेरा जैसा माहौल रहता था। इस बगीचे में आम के पेड़ों की अधिकता थी पर इस बारी के बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ भी था। रामधन इस बगीचे में पहुंचकर अपनी दूरी को उतारकर एक पेड़ के नीचे रख दिया और सोचा कि थोड़ा सुस्ताने आराम करने के बाद आगे बढ़ता हूं। वह वहीं एक पेड़ की थोड़ी ऊपर उठी जड़ को अपना तकिया बनाया और अपने गमछे को बिछाकर आराम करने लगा। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई, नींद आ गई। अचानक उसे लगा कि बगीचे में कहीं बहुत तेज आंधी उठी है और डालियों आदि के टकराने से बहुत शोर हो रहा है। वह उठकर बैठ गया और डालियों की टकराहट वाली दिशा में देखा। अरे हाँ, वह जहाँ सोया था वहां से कुछ ही दूरी पर दो पेड़ की डालियां बहुत तेजी से नीचे ऊपर हो रही थी और कभी कभी इन डालियों के आपस में टकराहट से बहुत डरावनी आवाज भी होती थी। अगर कमजोर दिल आदमी अकेले में ये देख ले तो उसका दिल मुंह में आ जाए, पर रामधन को तो यह आदत थी। वह मन ही मन सोचा कि शायद भूत आपस में झगड़ा कर रहे हैं या कोई खेल खेल रहे हैं। वह डरने वालों में से नहीं था। वह वहीं लेटे लेटे इन भूतों की लड़ाई का आनंद लेने लगा, पर उसे कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा था। बस हवा ही उन पेड़ों के पास बहुत ही डरावनी और तीव्र बह रही थी। रामधन के लिए भूतों की लड़ाई या खेल आम बात थी। उसे बराबर सुनसान रास्तों, झाड़ियों, घने घने बगीचों आदि से होकर अकेले जाना पड़ता था। अगर वह डरने लगे तो उसका धंधा ही चौपट हो जाए। उसका पाला बहुत बार भूत प्रेत, चुड़ैलों आदि से पड़ा था, पर किसी ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। वह अपने आप को बहुत बहादुर समझता था और इन भूत प्रेतों को आम इंसान से ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। रामधन ने लेटे लेटे ही अचानक देखा कि एक बड़ा ही भयंकर और विशालकाय प्रेत इस पेड़ से उस पेड़ पर क्रोधित होकर कूद रहा है और इसी कारण से उन दोनों पेड़ की डालियां बहुत वेग से चरमर की आवाज करते हुए नीचे ऊपर हो रही हैं। रामधन को और कुतूहल हुआ और अब वह और सतर्क होकर उस भूत को देखने लगा। अरे, रामधन को लगा कि अभी तो ये प्रेत अकेले था, अब ये दूसरा कहां से आ गया। अच्छा, तो ये बात है। अब रामधन को सब समझ में आ गया।
दरअसल बात यह थी कि यहाँ भूतों का खेल नहीं, भयंकर झगड़ा चल रहा था। वह बड़ा भूत उस दूसरे भूत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था पर कामयाब नहीं हो रहा था और इसी गुस्से में डालियों को भी तोड़ मरोड़ रहा था। अरे अब तो रामधन को और मजा आने लगा था क्योंकि भूतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अभी तक जो ये भूत अदृश्य थे अब एक एक करके दृश्य होते जा रहे थे। और रामधन के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि आज तक उसका पाला जितने भूत प्रेत चुड़ैलों आदि से पड़ा था उनमें काफी समानता थी, पर आज जो भूत प्रेत एक एक कर प्रकट हो रहे थे उनमें काफी असमानता थी। वे एक से बढ़कर एक विकराल थे। किसी किसी की सूरत तो बहुत ही डरावनी थी। रामधन को एक ऐसी भूतनी भी दिखी जिसके 2 सिर और 3 पैर थे। उसके नाक नहीं थे और उसकी आंख भी एक ही थी और वह भी मुंह के नीचे। रामधन अब उठकर बैठ चुका था और अब भूतों के लड़ने की प्रक्रिया भी बहुत तेज हो चुकी थी। भूत एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए थे। इन भूतों की लड़ाई में कई डालियां भी टूट चुकी थीं और उस बगीचे में बवंडर उठ गया था। अंत में रामधन ने देखा कि एक विकराल बड़े भूत ने एक कमजोर भूत को पकड़ लिया है और बेतहासा उसे मारे जा रहा है। अब धीरे धीरे करके भूत अदृश्य भी होते जा रहे थे। अब वहां वही केवल 3 टांग वाली भूतनी ही बची थी और वह भयंकर विकराल भूत। अब रामधन भी उठा क्योंकि इन भूतों की लड़ाई में लगभग उसके 1 घंटे निकल चुके थे। रामधन ने ज्यों ही अपनी दूरी उठाना चाहा वह उठ ही नहीं रही थी। रामधन को लगा कि अचानक ये दूरी इतनी भारी क्यों हो गई। उसने दोबारा कोशिश की और फिर तिबारा पर दूरी उठी नहीं। वह पसीने से पूरा नहा गया और किसी अनिष्ट की आशंका से कांप गया। उसने मन ही मन हनुमान जी नाम लिया, पर आज उसे क्या हो गया वह समझ नहीं पा रहा था। आज तक तो वह कभी डरा नहीं था, पर आज उसे डर सताने लगा। उसके पूरे शरीर में एक कपकपी सी उठ रही थी और उसके सारे रोए तीर जैसे एकदम खड़े हो गए थे। अचानक उसे उस बगीचे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई मदमस्त हाथी की चाल से उसके तरफ बढ़ रहा है। रामधन को कुछ दिख तो नहीं रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। उसके पैरों के नीचे आकर सूखी पत्तियां चरमरा कर रही थीं। अब रामधन ने थोड़ा हिम्मत से काम लिया और भागना उचित नहीं समझा। उसने मन ही मन सोचा कि आज जो कुछ भी हो जाए पर वह यहाँ से भागेगा नहीं। अचानक उस दैत्याकार अदृश्य प्राणी के चलने की आवाज थम गई। अब रामधन थोड़ा और हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है? कौन है? जो कोई भी है, सामने क्यों नहीं आता है? अब सब कुछ स्पष्ट था क्योंकि एक विकराल भूत, शायद यह वही था जो दूसरे भूत को मार रहा था, रामधन के पास दृश्य हुआ पर एकदम शांत भाव से। अब वह गुस्से में नहीं लग रहा था। रामधन ने थूक घोंट कर कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं डरता नहीं। एस। वह विकराल भूत बोला, डरो मत, मैं तुम्हें डराने भी नहीं आया हूँ। मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा, और मेरे रहते किसी के डरने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई डराने की कोशिश करेगा तो वही हश्र करूंगा जो उस कलमुनिया भूत का किया। अब रामधन का डर थोड़ा कम हुआ और उसने उस भूत से पूछ बैठा, क्या किया था उस कलमुनिया भूत ने? वह विकराल भूत हंसा और कहा, वह कलमुनिया काफी दिनों से इस ललमुनिया तीनटिंगरी को सता रहा था। मैंने उसे कई बार चेतावनी दी पर समझा ही नहीं, और हद तो आज तब हो गई जब उसने कुछ भूत प्रेतों को एकत्र करके मुझ पर हमला कर दिया। सबको मारा मैंने और दौड़ा दौड़ कर मारा। रामधन ने अपनी जान बचाने के लिए उस भूत की चमचागिरी में उसकी बहुत प्रशंसा की और बोला, तो क्या अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, पर जाते जाते कुछ तो खिला दो, बहुत भूख लगी है और थक भी गया हूँ, उस विकराल भूत ने कहा। रामधन ने उस भूत से अपना पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा गुड़धनिया निकालकर उसे दे दिया। गुड़धनिया खाते ही वह भूत रामधन से विनीत भाव में बोला कि थोड़ा और दो ना, बहुत ही अच्छा है, मैं भी बचपन में बहुत गुड़धनिया खाता था। रामधन ने कहा कि नहीं नहीं, अब नहीं मिलेगा, सब तुम ही खा जाओगे तो मैं बेचूंगा क्या? भूत ने कहा कि बोलो कितना हुआ, मैं ही खरीद लेता हूँ। रामधन को अब थोड़ी लालच आ गई क्योंकि उसने सुन रखा था कि इन भूत प्रेतों के पास अपार संपत्ति होती है, अगर किसी पर प्रसन्न हो गए तो मालामाल कर देते हैं। अब रामधन ने दूरी में से थोड़ा और गुड़धनिया निकालकर उस भूत की ओर बढ़ाते हुए बोला कि अब पैसा दो तो ये दूरी का पूरा सामान तुझे दे दूंगा। भूत ने उसके हाथ से गुड़धनिया ले लिया और खाते खाते बोला कि मेरे पीछे पीछे आओ। अब तो रामधन एकदम निडर होकर अपनी दूरी को उठाया और उस भूत के पीछे पीछे चल दिया। वह भूत रामधन को लेकर उस बगीचे में एकदम उत्तर की ओर पहुंचा। यह उस बगीचे का एकदम उत्तरी छोर था। इस उत्तरी छोर पर एक जगह एक थोड़ा उठा हुआ टीला था और वहीं पास में मूंज आदि और एक छोटा नीम का पेड़ था। उस नीम के थोड़ा आगे एक छोटा सा पलास का पेड़ा था। उस विकराल भूत ने रामधन से कहा कि इस पलास के पेड़ के नीचे खोदो।
रामधन ने कहा कि मेरे पास कुछ खोदने के लिए तो है ही नहीं, तुम ही खोदो। रामधन की बात सुनकर वह भूत आगे बढ़ा और देखते ही देखते वह और विकराल हो गया। उसके नख खुरपों की तरह बड़े हो गए थे और इन्हीं नखों से वह उस पलास के पेड़ के नीचे लगा खोदने का काम ज्यों ही खत्म हुआ त्यों ही रामधन ने उस गड्ढे में झांक कर देखा। उसे उस गड्ढे में एक बटुला दिखाई दिया। अब तो वह बिना कुछ सोचे समझे उस गड्ढे में प्रवेश करके उस बटुले को बाहर निकाला। बटुला बहुत भारी था। उसने बटुले के मुख पर से ज्यों की ढक्कन हटाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं क्योंकि बटुले में पुराने चांदी के सिक्के थे। वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने दुरी में का सारा सामान वहीं गिरा दिया और भूत को बोला कि सब खा जाओ। भूत खाने पर टूट पड़ा और इधर रामधन ने उस बटुले का सारा माल अपने दुरी में रखा और उसे ढंककर तेजी से अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचने के एक ही हफ्ते बाद ऐसा लगा कि रामधन की लॉटरी लग गई हो। उसने अपने मणि के स्थान पर लिंट बनवाना शुरू किया और धीरे धीरे करके मूंगफली और गुड़धनिया बेचने का धंधा बंद कर दिया। सही कहा गया है कि देने वाले भूत जी जब भी देते छप्पर भाड़ कर।